नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिसमें चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजनीति। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। बिहार में नई सरकार बनाने की कवायद तेज हुई, पर्यवेक्षकों की नियुक्ति। कल शाम पटना पहुंचेंगे अमित शाह। 20 तारीख को होगा नई सरकार का शपथ समारोह। तेजस्वी यादव चुने गए आरजेडी विधायक दल के नेता। रिजल्ट पर कोर्ट जाने का ऐलान। लालू परिवार में खटपट जारी, तो उधर करारी हार के बाद पहली बार सामने आए पीके। दिल्ली ब्लास्ट केस में एजेंसियों ने ड्रोन हमले की साजिश का किया खुलासा। अल फलाह यूनिवर्सिटी पर ईडी का भी एक्शन तेज। 4 राज्यों में 30 ठिकानों पर रेड। एसआईआर अभियान की रफ्तार तेज। बंगाल में एसआईआर की खौफ से बोरिया बिस्तर समेटकर भाग रहे घुसपैठिए, तो सुप्रीम कोर्ट पहुंची केरल सरकार। एसआईआर प्रक्रिया को स्थगित करने की मांग। शेख हसीना को सजाए मौत। कोर्ट के फैसले के बाद बांग्लादेश ने भारत से हसीना को सौंपने की उठाई मांग, पर हसीना को वापस नहीं लौटाएगा भारत। विदेश मंत्रालय ने दिया जवाब। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात बिहार सरकार गठन की। बिहार में एनडीए सरकार के गठन की कवायद तेज हो गई है। इस प्रक्रिया के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पर्यवेक्षकों की नियुक्ति भी कर दी है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को बीजेपी की तरफ से पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। उनके साथ साध्वी निरंजन ज्योति को सह पर्यवेक्षक बनाया गया है। इसी बीच अमित शाह कल शाम को पटना पहुंच रहे हैं। पिछले 2 दिनों से दिल्ली और पटना में लगातार मीटिंग्स चल रही थी। बताया जा रहा है कि बिहार सरकार में एनडीए के दलों में मंत्री पदों के बंटवारे और मंत्रियों की संख्या को लेकर फॉर्मूला तय हो चुका है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और वर्तमान मंत्री प्रेम कुमार को विधानसभा का नया स्पीकर बनाया जा सकता है। बाकी मंत्रियों को लेकर भी सस्पेंस खत्म होने की उम्मीद है। परसों यानी कि 20 नवंबर को नई सरकार का शपथ समारोह हो जाएगा। सर, पिछले 2 दिनों से लगातार दिल्ली पटना में मीटिंग चल रही है। नई सरकार को लेकर क्या गठन की तैयारी है? देखिए, मीटिंग चल रही है और मीटिंग प्रपोज भी है। हाँ। जैसे एनडीए की मीटिंग होगी, पिछले दिनों जो कैबिनेट की मीटिंग हुई नीतीश कुमार की कैबिनेट की मीटिंग के बाद फैसला लिया गया कि नहीं, विधानसभा भंग करने की घोषणा कर देनी चाहिए। और उसके बाद राज्यपाल से कल मुलाकात होगी और विधानसभा भंग और नीतीश का इस्तीफा भी होगा। लेकिन उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की अलग बैठक हो रही है और फिर आगे उनके जो भारतीय जनता पार्टी ये विधायक दल के नेता चुने जाने के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। उससे साथ साथ भूपेंद्र यादव की बैठक है, सुनील तबड़े की बैठक है। उसके बाद साथ साथ में अलग अलग जगह पर ये विनोद तबड़े जो मीटिंग कर रहे हैं, उसमें ये देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जैसे नेता बनेंगे विधायक दल का, फिर मंत्री कौन कौन बनाया जा सकता है, इसको लेकर बातचीत चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी में कौन कौन से ऐसे चेहरे हैं जिसे इस बार कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। तो उसके लिए भाजपा की अलग से बैठक चल रही है। अमित शाह के पास लिस्ट भेजी जा रही है, नए चेहरे शामिल करने की संभावना बढ़ रही है। तो इसीलिए अभी मीटिंग का दौर चलेगा और शपथ ग्रहण समारोह के बाद भी मंत्रियों का इंडक्शन होगा। मंत्रालय सारे फुलफिल नहीं होंगे, इसीलिए अभी जो बातचीत एनडीए के अंदर है उसमें न चिराग को समस्या है, न मांझी को समस्या है और न ही कुशवाहा को समस्या है। थोड़ी समस्या जो है वो नीतीश कुमार की पार्टी को है। इसीलिए उनसे बातचीत चल रही है इस बात को लेकर कि इंपॉर्टेंट मंत्रालय किसके पास होना चाहिए। अगर चीफ मिनिस्टर आप हैं तो हमें भी एक सम्मानजनक जगह दी जानी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये बात न चलते रहे कि लगातार हम नीतीश कुमार के सामने सरेंडर कर रहे हैं, जैसे कि कांग्रेस के लिए कहा जाने लगा था कि वो राजद के पीछे पीछे चलने वाली बिहार की पार्टी बन गई जी। तो सरकार गठन की तस्वीर जल्द साफ हो जाएगी। तो वहीं आरजेडी ने चुनाव में करारी हार के बाद पटना में अपने नव निर्वाचित विधायकों की बैठक की। बैठक में तेजस्वी यादव को सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुना गया। साथ ही चुनाव में मिली करारी हार को लेकर कोर्ट जाने पर रणनीति बनी है। साथ ही लालू परिवार में घमासान भी जारी है और चुनाव में मिली
करारी हार के बाद जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने आज पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीके ने कहा कि बिहार में हमने ईमानदार प्रयास किया लेकिन सफलता नहीं मिली। मैं हार की जिम्मेदारी 100% अपने ऊपर लेता हूं। हम जनता का विश्वास नहीं जीत पाए। सर, क्या तेजस्वी यादव कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं और प्रशांत किशोर आज मीडिया के सामने आए, लेकिन इतनी देर क्यों हो गई? देखिए, तेजस्वी यादव का कंट्रोल खत्म हो चुका है राष्ट्रीय जनता दल के ऊपर से, इसलिए लालू प्रसाद यादव को कहना पड़ रहा है कि हम परिवार और पार्टी ये दोनों की समस्या का समाधान करेंगे। हम अपने कंट्रोल में रखेंगे पार्टी को भी, और परिवार में जो विवाद चल रहा है उस पर भी हम संज्ञान लेंगे। अब परिवार में विवाद चल रहा है, उसमें रोहिणी आचार्य तो अड़ी हुई है, तेज प्रताप यादव इस परिवार से अलग हो पड़े हैं, और मीसा यादव, मीसा भारती जो हैं, वो दोनों के बीच की कड़ी दिखाई पड़ रही है। तो ऐसे में अगर लालू यादव को परिवार की समस्या का समाधान करना है तो सबको अपने साथ लाना पड़ेगा, और साथ लाने के लिए सबकी डिमांड मांगनी पड़ेगी। और इन लोगों की डिमांड यही है कि तेजस्वी यादव को होल एंड सोल ना बनाया जाए, पार्टी का कंट्रोल सबके हाथों में रखिए, संगठन बनाइए, कोऑर्डिनेशन कमिटी बनाइए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लालू प्रसाद यादव की फैमिली के लोग भी राजनीति में हैं और तेजस्वी यादव अपने इर्द गिर्द के 4 लोगों के अनुसार सारे फैसले ले रहे हों। तो लालू यादव अब इस समस्या में फंसे हुए हैं कि क्या रोहिणी को समझाने के चक्कर में तेजस्वी यादव का कंट्रोल कमजोर ना हो जाए, या फिर अगर मीसा भारती को हम इसमें इंक्लूड करते हैं कि जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की बात हो रही है, तो तेजस्वी यादव नाराज हो जाएंगे। अभी सामने स्पष्ट तरीके से कुछ भी राजद में सही नहीं चल रहा, लेकिन दूसरी तरफ प्रशांत किशोर जो कि बेशर्मी की तरह सामने आए, ये अपना वो चरित्र दिखाया जिससे लोगों को जिसकी उम्मीद थी, मीडिया को जिसकी उम्मीद थी। ये अब बात कर रहे हैं कि हम कौन से राजनीतिक पद पर हैं जिसे हम छोड़े। राजनीति में हो उसे छोड़ना चाहिए। आपने ही कहा था कि पहले हम पॉलिटिकल एनालिस्ट थे, स्ट्रेटजिस्ट थे, और अब सीधे राजनीति में हैं। आप चुनाव नहीं लड़ रहे थे, ये कोई मायने नहीं रखता, पार्टी आपकी थी। तो अब आपको ये तय करना पड़ेगा कि आपने जो बड़ी बड़ी बातें कही थी उस पर खरा उतरते हैं कि नहीं। ये तो तय है कि ये आदमी 5 साल तक बिहार में रहेगा नहीं। अब आगे इनका बोरिया बिस्तर पैक है, इसीलिए कम से कम कुछ इज्जत बचाने के कारण कि कुछ बच जाए, प्रेस के सामने आना पड़ा और अपनी ये थेथरी दलील उसने दी है जिसे एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। जी, अब बात अगली खबर की। दिल्ली ब्लास्ट केस में एजेंसियों की जांच तेजी से जारी है। एनआईए ने आतंकवादी उमर के कई साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आतंकियों से पूछताछ में कई खुलासे भी हो रहे हैं। अब ड्रोन हमले की साजिश का खुलासा हुआ है। जांच में पता चला कि ये टेरर गैंग हमास जैसे बड़े हमलों की योजना बना रहा था और ड्रोन के जरिए धमाके करना चाहता था। फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी पर भी आतंक संबंधी जांच तेज हो गई है। जांच में पता चला है कि यूनिवर्सिटी आतंकवाद के लिए योजना स्थल बन चुकी और फंडिंग के स्रोतों की भी जांच की जा रही है। अल फलाह ट्रस्ट और यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर पर वित्तीय अनियमितताओं का आरोप है। पिछले 25 सालों के लेन देन की जांच भी की जा रही है ताकि फंडिंग के असली सोर्सेस का पता चल सके। अब तक 6 साजिशें नाकाम हुई, जिनमें कार में विस्फोट, शू बम हमले, फाइटर ड्रोन हमले, रॉकेट हमले और 6 दिसंबर को बड़े हमले भी शामिल है। सर, लगातार जांच एजेंसियां पूछताछ कर रही है, गिरफ्तारी कर रही है, कहां तक जांच पहुंची है? देखिए, लगता तो है कि अब दिशा बदल चुकी है, स्थितियां विकट है। इसीलिए इन लोगों को लगने लगा, जो इसके सिंपैथाइजर है, इसको लगने लगा है कि अब कैसे इसे सुरक्षित बचाया जाए। सारे माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस, यानी कि जो मुसलमानों के संस्थानें हैं, मुसलमानों के यूनिवर्सिटी कॉलेजेज हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी है, ये जामिया मिलिया इस्लामिया भी है, और अल फलाह जैसे कई और प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी है। इन सबको सर्विलांस में लिया जा रहा है। अभी तो ये सामने आ रही है खबरें कि अल फलाह ट्रस्ट, अल फलाह यूनिवर्सिटी, अल फलाह मेडिकल कॉलेज और ये सारे संगठन जहां से पैसे लेते हैं उन सब की जांच हो रही है। लेकिन अंदर खाने में कुछ और संस्थानों पर निगरानी रखी जा रही है। केरला के 2 यूनिवर्सिटी
जहां पर पहले से सिमी का बेस कैंप हुआ करता था, उन जगहों की फिर से जांच की जा रही है कि ये सारे मुस्लिम कॉलेजेस यूनिवर्सिटी में कौन सा पाठ पढ़ाया जा रहा है जिसके कारण ये कहा जाता है ये पढ़े लिखे युवा भटक चुके हैं। ये भटके हुए नहीं बल्कि जिहादी ही हैं। तो इसलिए जो लंबे समय से अभी तक जो चल रही थी एनआईए की जांच, उसमें नया मोड़ आया तो इधर से कुछ कुकुरमुत्ते की तरह लोग उभर पाए और इसी में इमरान मसूद जैसा आदमी आया, सांसद है कांग्रेस का। राहुल गांधी को इसका जवाब देना चाहिए कि ये बोल रहा है कि ये भटका हुआ युवा था और इसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन पर सरकार की नजर टेढ़ी है, इसलिए अल-फलाह के खिलाफ ये कार्रवाई चल रही है, अभी और कार्रवाई चलेगी। मतलब इन लोगों को समझ में आ गया कि अब आगे कई ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जिसको लॉक किया जाएगा, जिस पर बुलडोजर चलेगा और फिर ये सारे मुस्लिम जिहादी अड्डे जो हैं उस पर ताला लगाया जा सकता है। जी, तो जांच जितनी तेजी से आगे बढ़ रही है, पाकिस्तान की मुसीबत उतनी ही ज्यादा बढ़ती जा रही है। तो दूसरी तरफ एसआईआर की प्रक्रिया भी तेजी से जारी है। 12 राज्यों में 98% से ज्यादा घरों तक मतदाता गणना फॉर्म पहुंच गया है। कई प्रदेश 100% लक्ष्य के करीब भी है। पर एसआईआर की प्रक्रिया के साथ ही अलग अलग राज्यों से विरोध की भी खबरें सामने आ रही है। केरल सरकार ने स्थानीय निकाय चुनाव पूरे होने तक एसआईआर स्थगित करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। राज्य का तर्क है कि स्थानीय चुनाव के साथ साथ एसआईआर कराना कठिन है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर बवाल ज्यादा है। चुनाव आयोग की टीम बंगाल में ही मौजूद है, एसआईआर की प्रक्रिया को देख रही है। साथ ही पश्चिम बंगाल सीमा पर बांग्लादेशी नागरिकों का भारी जमावड़ा लग गया है। आज सुबह स्वरूपनगर थाना क्षेत्र के हकीमपुर चेकपोस्ट पर सैकड़ों लोग बांग्लादेश लौटने की कोशिश करते देखे गए। बात कांग्रेस पार्टी की करें तो कांग्रेस नेतृत्व ने आज 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रभारियों, राज्य इकाई प्रमुखों, कांग्रेस विधायक दल के नेताओं और सचिवों के साथ समीक्षा बैठक की। यह बैठक इंदिरा भवन में की गई, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और कई अन्य नेताओं ने भाग लिया है। सर, तमाम विपक्षी दल एसआईआर का विरोध कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल से लेकर केरल और दिल्ली तक क्या कुछ चल रहा है? देखिए, एसआईआर तो ऐसा लग रहा है एनआरसी से भी ज्यादा खतरनाक हो गया इन लोगों के लिए। हाँ। पश्चिम बंगाल में जो स्थिति है उसे देखकर ममता बनर्जी को शर्म आनी चाहिए। वहां बांग्लादेशी भाग रहा है और जब उससे पूछा जाता है कि कहां जा रहे हो तो कहता है बांग्लादेश जा रहे हैं, वापस जा रहे हैं। अगर दिल्ली में कोई छापेमारी होती है, मुंबई में छापेमारी होती है, कोई बांग्लादेशी पकड़ा जाता है, उसकी हिम्मत नहीं होती कि वो कह दे कि हम बांग्लादेशी हैं। पश्चिम बंगाल में तो ऐसा चल रहा है कि जैसे एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं, उस तरह इन लोगों ने अपने मन में बिठा लिया है, बांग्लादेश से निकलो, पश्चिम बंगाल में जाओ, कमाओ, रहो, खाओ और उसके बाद जब मर्जी हो फिर बांग्लादेश वापस चले जाओ। ये तरीके हैं, इसलिए एसआईआर से डर लग रहा है। केरल में क्या समस्या है? ये सरकार फिर गई है, केरल की सीपीएम की सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाकर करे नहीं एसआईआर रोक देना चाहिए। और जिस दबाव की वजह से ये मौत की बात आ रही थी कि बीएलओ अनीस जॉर्ज जिसने आत्महत्या कर ली, अब उस पे नए खुलासे हो गए। ये जो अनीस जॉर्ज की मौत हुई है उसमें एक ऑडियो क्लिप वायरल हुआ, सामने लाया गया और कांग्रेस आरोप लगा रही है सीपीएम के ऊपर और सीपीएम के ये नेता कार्यकर्ता उसे धमकी दे रहे हैं, एक भी नाम नहीं कटना चाहिए। और इसके कारण जो आसपास के लोगों का दबाव था कि अगर नाम काटे तो तुम्हारे पूरे परिवार का बहिष्कार कर देंगे, उसके कारण उसने आत्महत्या कर ली। ये बात चल रही थी और अब कांग्रेस ही है जो लेफ्ट के ऊपर ये आरोप लगा रही है। तो हर राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया से इन लोगों की परेशानी बढ़ी है। सुप्रीम कोर्ट में दौड़ कर जा रहे हैं, फैसला कुछ नहीं होगा। अब एनआरसी से भी ज्यादा कड़ा रुख है क्योंकि इन लोगों को लग रहा है वोटर लिस्ट से नाम गायब हुआ नहीं कि सारी सरकारी सुविधाएं हमारी खत्म हो जाएगी। जी, अब बात आज की आखिरी खबर की। इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को भ्रष्टाचार, सत्ता का गलत इस्तेमाल और मानवाधिकार का उल्लंघन करने के मामलों में दोषी ठहराकर सजाए मौत का ऐलान किया है। अब इस फैसले के बाद बांग्लादेश भारत पर शेख हसीना को वापस करने का दबाव भी बना रहा है, जिस
पर विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि भारत ने कोर्ट के फैसले को नोट किया है। भारत हमेशा बांग्लादेश के लोगों के भले को सबसे ऊपर मानता है। भारत ने यह भी कहा कि वो शांति, लोकतंत्र और मिलजुल कर आगे बढ़ने के रास्ते को जरूरी मानता है और बांग्लादेश का साथ देता रहेगा। इसका मतलब साफ है कि भारत किसी एक पार्टी या शख्स के साथ नहीं, बल्कि पूरे बांग्लादेश की जनता के साथ भी खड़ा रहना चाहता है। भारत कह रहा है कि वो हर किसी से बातचीत करने और हालात को बेहतर बनाने की कोशिश में काम भी करेगा और इसमें एक संदेश ये भी छिपा है कि शेख हसीना को वापस नहीं लौटाएगा भारत। साथ ही यूएन ने भी शेख हसीना को फांसी की सजा दिए जाने का कड़ा विरोध भी किया है। सर, आपको क्या लगता है कि क्या भारत शेख हसीना को वापस लौटाएगा? देखिए, भारत तो वापस लौटाएगा, लेकिन प्रधानमंत्री के तौर पर स्थापित करने के लिए भारत से वो तभी जाएगी जबकि वहां के हालात सुधरेंगे और इन जिहादियों के कब्जे से बांग्लादेश मुक्त होगा। जैसे विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि हमें बांग्लादेश में इंटरेस्ट है और बांग्लादेश के लोगों के लिए, डेमोक्रेसी के लिए हम बांग्लादेश के मुद्दों पर नजर रखे हुए हैं, वहां क्या डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन ये जो कोर्ट के फैसले हैं ये शेख हसीना के खिलाफ है, लेकिन भारत सरकार ने शेख हसीना को शरण दी है और ये भारत के अंदर, दिल्ली के अंदर बैठी हुई है शरणार्थी बनके, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जब तक बांग्लादेश में डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश न हो जाए, स्थापित न हो जाए, जब तक ये न लग जाए कि बांग्लादेश जाने के बाद शेख हसीना के अधिकारों की सुरक्षा होगी, तब तक हम कैसे सौंपेंगे? या तो कियोस्क पैदा करो या डेमोक्रेटिक तरीके से वहां पर सरकार पैदा करो और फिर उसके बाद भारत से अपील करो कि हम आगे क्या कर सकते हैं, उसके बाद सोचा जाएगा। मतलब भारत केवल शेख हसीना के लिए नहीं, बांग्लादेश के मुद्दे पर हिंदुस्तान का, भारत का अपना हित देख रहा है और यहां नहीं, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी भारत हसीना के लिए लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, धन्यवाद के लिए। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।